लव यू बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल राहुल सरवायर त्रिवेदी। तो बच्चों, आजकल हम लोग फोटोसिंथेसिस में जर्नी कर रहे हैं और आज हमारा ये चौथा लेक्चर होगा। इसके पहले दो लेक्चर इंट्रोडक्शन और हिस्टोरिकल अकाउंट और उसके साथ वहां तक की डीपीपी कराई गई है। तो अगर अब तक आपने नहीं देखा है तो पहले बेटा वो वीडियो भी जरूर देखें, क्योंकि एक ऐसा चैप्टर है जो सीरियल में चलेगा और जब तक आप पुरानी बात को पूरी तरह से नहीं समझोगे नई बात समझ में नहीं आएगी। तो चलिए आज बात करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस। अपने भीम बैच के अंतर्गत फोटोसिंथेसिस की जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। तो पिछली क्लासों में हम लोगों ने सीखा कि प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ बेटा सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल की सहायता से स्टार्च बनाता है और ऑक्सीजन को बाई प्रोडक्ट के रूप में मुक्त करता है। ये बात हुई। इसके बाद जो क्लास थी उसमें आपको बताया गया, मोल्स हॉपलीफ एक्सपेरिमेंट के द्वारा इस बात को प्रूव किया गया कि कार्बन डाइऑक्साइड पौधों के लिए प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। मोल्स एक्सपेरिमेंट, कैंडल एक्सपेरिमेंट के द्वारा यह बताया गया कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के बदले में ब्रीथिंग एयर ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। आज हम लोग आखिर बात करने क्या जा रहे हैं, ये पूरी जो रिएक्शन लिखी है बेटा, ये रिएक्शन कहां पे कंप्लीट होती है। क्या कहा था मैंने बोला था वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस। ये पूरी क्रिया पौधे में किस जगह पर कंप्लीट होती है। अब अगर किसी भी बच्चे से, किसी भी व्यक्ति से पूछा जाए कि वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस, आखिर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहां पे पूरी होती है, तो वो एक छोटा सा आंसर देता है कि सर फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन द ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट। पौधे के सभी हरे भागों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूरी होती है। अब हरे भाग में स्टेम भी हो सकता है, फ्रूट्स भी हो सकते हैं, कई सारे फ्रूट जैसे चिली, टोमेटो, ये सब कैसे होते हैं, ये सभी ग्रीन होते हैं, तो ये भी करते हैं। तो जो फर्स्ट आंसर है वो फर्स्ट आंसर है ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट। अब अगर इसमें भी अगला क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि पौधे के हरे भागों में से किस हरे भाग में सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण होता है, तो पौधे में मुख्य रूप से आप जानते हो पत्तियों को मुख्य प्रकाश संश्लेषी ऑर्गन कहा जाता है। किसी भी पौधे की पत्ती मुख्य प्रकाश संश्लेषी ऑर्गन होती है। क्यों? क्योंकि उन पत्तियों में मीजोफिल टिश्यू होता है। तो मोस्ट एक्टिव फोटोसिंथेसिस टिश्यू ऑफ द प्लांट इज द मीजोफिल ऑफ लीव्स। अब ये मीजोफिल ऑफ लीव्स की अगर बात करें तो आपको मैंने एनाटॉमी में पढ़ाया था कि जैसे ये अपर एपिडर्मिस, ये लोअर एपिडर्मिस और यहां पर ये वेस्कुलर बंडल थे,
इसके अलावा जितना भी टिश्यू यहां पर इस तरीके से था, इस टिश्यू को बेटा हम कहते हैं मेसोफिल टिश्यू। पत्ती के बीच में जो पाया जाने वाला पैरेन्काइमेटस स्पंजी पैरेन्काइमा होता है, इसको हम कहते हैं मेसोफिल टिश्यू। यहां पर सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। अब क्वेश्चन यह है कि यहां पर क्यों होती है। सपोज करो कि मेसोफिल टिश्यू, एक सेल हमने ये निकाल ली, ये पैरेन्काइमेटस सेल्स है, और इस पैरेन्काइमेटस सेल्स के अंदर यहां पर इस प्रकार से एक ऑर्गन होता है। इस ऑर्गन को हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। हरित लवक। क्रमशः बात को समझ रहे हो। पूछा गया प्रकाश संश्लेषण कहां होता है, तो पौधे के हरे भागों में होता है। हरे भागों में सबसे ज्यादा कहां होता है, पत्तियों में होता है। पत्तियों में कहां होता है, मेसोफिल टिश्यू में होता है। अब मेसोफिल टिश्यू में कहां होता है, आंसर क्या है हमारा, क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट में कहां पे होता है, समझने वाली बात यह है, इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर स्पेशलाइज लाइट एब्जॉर्बिंग कंपोनेंट पाए जाते हैं, ग्रीन पिगमेंट्स पाए जाते हैं, और इन ग्रीन पिगमेंट्स को हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं। तो वास्तविक साइट अगर पूछी जाए, अभी जैसे कि बात की गई थी कि वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस, तो फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन द क्लोरोफिल। आई थिंक माय पॉइंट इज क्लियर नाउ। दोबारा से एक बार पूरी बात को समझो। कहां होती है, पौधे के हरे भागों में। हरे भागों में कहां मुख्य रूप से होती, पत्तियों में। पत्तियों में मुख्य रूप से कहां होती, मोस्ट एक्टिव टिश्यू कौन है, तो मेसोफिल टिश्यू ऑफ लीफ। अब मेसोफिल टिश्यू ऑफ लीफ में क्यों होती, क्योंकि वहां पर क्लोरोप्लास्ट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट में भी एक विशिष्ट प्लेस है जिसको हम कहते हैं क्लोरोफिल, पर्णहरिण। यहां पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कंप्लीट होती। चलिए अब इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। अब तो बेटा थोड़ी सी चर्चा अब हम लोग ये भी कर लेते हैं कि क्लोरोफिल कहां पे होता है। वैसे हमने ये बातें आपको सेल में पढ़ाई थी, लेकिन एक बार फिर से यहां पर हम आपको हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट के बारे में बात करेंगे। हर प्लांट में पाया जाने वाला जो क्लोरोप्लास्ट होता है, हरित लवक होता है, वो बेटा लेंस के आकार का होता है। जैसे कि आप सामने देख रहे हो ना, इस प्रकार से लेंस के आकार का होता है। एक सक्रिय उपापचयी कोशिकांग है, एक्टिव मेटाबोलिकली ऑर्गेनेल्स है, जो सेल साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, किसके, प्लांट सेल्स के। अब अगर बात की जाए तो ये एक डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स, दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग है। यहां पर बाहर की तरफ आप देख रहे हो आउटर मेम्ब्रेन, अंदर की तरफ आप देख रहे हो इनर मेम्ब्रेन। तो दो झिल्लियां इस पे पाई जाती हैं। अंदर की तरफ यहां पर एक कंपार्टमेंट है। इस कंपार्टमेंट में एक फ्लूइड भरा होता है। इस तरीके से ऐसे एक फ्लूइड भरा होता है, और भरे हुए इस फ्लूइड को हम कहते हैं स्ट्रोमा। देखो एक एक बात को पूरी तरह से समझ के चलना, वरना मिस हो जाएगी। इसे बेटा हम कहते हैं स्ट्रोमा।
राइट। इस स्ट्रोमा के अंदर ये आप देख रहे हो, ये क्वाइंस लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, सिक्के के समान संरचनाएं हैं, एक अलग से बना दे, ऐसी ऐसी संरचनाएं पाई जाती। इस तरीके से पाई जाने वाली इन संरचनाओं को हम लोग कहते हैं थैलाक्वाइड्स। थैलाक्वाइड्स, ठीक है, क्या बोलते हैं इनको हम लोग? थैलाक्वाइड्स। कभी कभी ये थैलाक्वाइड्स इस तरीके से स्टॉक टुगेदर एंड फॉर्म बंच ऑफ थैलाक्वाइड्स। कभी कभी ये थैलाक्वाइड्स आपस में ढेर बना लेते हैं, आप देख रहे हो नहीं, ये कभी 2, कभी 3, कभी 4, इस प्रकार से ये ढेर यहाँ पे बना लेते हैं। और थैलाक्वाइड्स के इन ढेरों को हम कहते हैं ग्रेनम, राइट। क्या बोला जाता है इसको? इसको बेटा हम लोग कहते हैं ग्रेनम। ये जो थैलाक्वाइड्स आपको दिख रहे हैं, ये थैलाक्वाइड्स कई बार ऐसी पतली पतली पटलिकाओं के द्वारा आपस में ऐसे जुड़े होते हैं, ऐसे। ऐसे जुड़े होते हैं। ये जो ब्लू कलर से आपको दिख रही, इन रचनाओं को हम लोग कहते हैं ग्रेना लैमेली। क्या बोला जाता है इनको बेटा? सॉरी, स्ट्रोमा लैमेली बोलते हैं इनको। राइट। इसके अलावा इसमें कहीं कहीं पर इस प्रकार से 70S राइबोसोम, 70S राइबोसोम के अलावा ये बीच बीच में ये लिपिड ड्रॉपलेट्स, इस प्रकार की संरचनाएं यहां पर दिखाई देती हैं। और कई टाइम यहां पर चूंकि फोटोसिंथेसिस के बाद ऐसे यहां पर ये स्टार्च ग्रेन्स भी दिखाई देते हैं। स्टार्च के बने हुए दाने। दोबारा से हमारी बात को एक बार सुनो। मैंने आपसे कहा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित पिगमेंट्स पर्णहरित या क्लोरोफिल में कंप्लीट होता है। वो अभी तक मिला नहीं है, कहां पे है अभी हम पहले लेकिन क्लोरोप्लास्ट के बारे में बात करेंगे। तो क्लोरोप्लास्ट कोशिका पादप कोशिकाओं में पाया जाने वाला दोहरी झिल्ली युक्त एक कोशिकांग है, जिसमें इसे हम आउटर मेम्ब्रेन, फिर इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन के बाद एक कक्ष यहाँ पर इंटरनल चेंबर पाया जा रहा है। उस इंटरनल चेंबर में 2 प्रकार की रचनाएं आपको दिख रही हैं। एक तो झिल्ली युक्त रचनाएं हैं, और इन झिल्ली युक्त रचनाओं को हम थर्ड मेम्ब्रेनस सिस्टम भी कहते हैं। अब थर्ड मेम्ब्रेनस सिस्टम से क्या मतलब है? एक मेम्ब्रेन बेटा ये, दूसरी मेम्ब्रेन ये, और तीसरी ये जो झिल्ली युक्त रचनाएं, इनको हम कहते हैं थर्ड मेम्ब्रेनस सिस्टम। यानी थैलेक्वाइड्स का दूसरा नाम है थर्ड मेम्ब्रेनस सिस्टम। ये सभी रचनाएं एक तरल पदार्थ जिसे कि हम स्ट्रोमा कहते हैं उसमें सस्पेंड होती हैं, उसमें पड़ी होती हैं। इसके अलावा स्टार्च ग्रेन्स, 70S राइबोसोम रचनाएं भी पाई जाती हैं। थैलेक्वाइड्स आपस में जुड़ करके जब ढेर बनाते हैं, इनको ग्रेना कहते हैं, और ग्रेना एक दूसरे से स्ट्रोमा लैमेली के द्वारा कनेक्टेड होते हैं। अब इसके आगे की बात चलेगी। इतनी बात समझ में आ गई, अब बात को बेटा आगे ले चलते हैं।
जैसा कि आपने अभी देखा, क्या देखा कि क्लोरोप्लास्ट जो है वो स्पष्ट रूप से दो पार्ट में बटा हुआ है। इसका पहला पार्ट थर्ड मेम्ब्रेनस सिस्टम है, और इस थर्ड मेम्ब्रेनस सिस्टम का निर्माण किससे हो रहा है? थैलेक्वाइड्स या ग्रेनम। और लिखना है तो यहां पर आप स्ट्रोमा लैमेली लिख सकते हो। दूसरा पार्ट जो है बेटा ये कहलाता है स्ट्रोमा। अब यहां पर अगर हम देखें तो स्पष्ट रूप से क्लोरोप्लास्ट अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग क्लियर कट लेबर ऑफ डिवीजन को शो करता है। सो लेबर ऑफ डिवीजन, सर इसका क्या मतलब है बेटा? इसकी हिंदी हुई श्रम विभाजन, यानी ये दोनों काम जो है, ये दोनों पार्ट जो है ये अलग अलग काम करते हैं। थर्ड मेम्ब्रेनस सिस्टम थैलेक्वाइड्स या ग्रेनम या स्ट्रोमा लैमेली का काम दूसरा है और स्ट्रोमा का काम दूसरा है। कैसे? ध्यान से देखोगे तो मजा आएगी, वरना मिस हो जाएगा। देखो इस पार्ट में क्या हो रहा है। इस पार्ट में ये हो रहा है कि जैसे ये सूर्य का प्रकाश आ रहा है, इज द सनलाइट, इस सनलाइट को इस मेम्ब्रेनस सिस्टम के द्वारा ट्रैप किया जाता है। मेम्ब्रेनस सिस्टम में कौन है? थैलेक्वाइड्स है, ग्रेनम है या स्ट्रोमा लैमेली है। ये आने वाली सूर्य के प्रकाश की किरणों को अवशोषित करती हैं। क्यों करती हैं ये अभी थोड़ी देर बाद में बात करेंगे, पहले अभी समझो लेबर ऑफ डिवीजन। तो इस पार्ट के द्वारा सूर्य के प्रकाश को अवशोषित किया जाता है और अवशोषित होने के बाद अभिक्रिया के अंत में फॉर्म्ड एटीपी एंड NADP2H। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? अभी क्या बोला गया कि पूरा क्लोरोप्लास्ट में दो पार्ट हैं। एक ये झिल्ली युक्त सिस्टम है जिसमें थैलेक्वाइड्स, क्रेना या स्ट्रोमा लैमेली हो सकते हैं। दूसरा पार्ट है इसका तरल भाग स्ट्रोमा। दोनों के काम अलग अलग है। अब यहां पर हमने क्या सीखा कि दो पार्ट अलग अलग थे। पहले पार्ट में हमने क्या सीखा कि जो ग्रेनम सिस्टम है, जो थैलेक्वाइड्स मेम्ब्रेनस सिस्टम है, ये सूर्य के प्रकाश की किरणों को अवशोषित करता है, ट्रैप करता है। ये मेम्ब्रेनस सिस्टम है, MS का मतलब। और अंत में ATP और NADP2H जैसे उच्च ऊर्जा युक्त पदार्थों को बनाता है। कुछ लोगों के अनुसार, क्योंकि यहां पर लाइट को डायरेक्ट इन्वॉल्व किया गया है, इसे हम लोग फोटोलाइट रिएक्शन भी कहते हैं, यानी प्रकाशिक अभिक्रिया। क्यों कहा गया? क्योंकि यह अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में कंप्लीट हुई। इस अभिक्रिया में प्रकाश को अवशोषित किया गया। अब दूसरी तरफ चले
बेटा जब दूसरी तरफ चलोगे तो स्ट्रोमा की बात आती है। लाइट रिएक्शन में बने हुए एटीपी और NADP2H स्ट्रोमा में पहुंचते हैं और यहां पर बहुत सारी एंजाइमेटिक रिएक्शन होती है और इन एंजाइमेटिक रिएक्शन के फलस्वरूप यहां पर स्टार्च सिंथेसिस कंप्लीट होती है। पहली अभिक्रिया में हमने देखा, क्या देखा पहली अभिक्रिया में, कि सूर्य के प्रकाश की किरणों को अवशोषित किया गया मेम्ब्रेनस सिस्टम के द्वारा। सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने के बाद ग्रेना, थैलेकॉइड्स आदि के द्वारा रिएक्शन के अंत में एटीपी और NADP2H को बनाया गया। अब इस बने हुए NADP2H को स्ट्रोमा में भेजा गया। स्ट्रोमा में बहुत सारे एंजाइम होते हैं, वो एटीपी NADP2H को CO2 के साथ रिएक्ट करा देते हैं और CO2 के साथ रिएक्ट करा करके स्टार्च बनाते। इस अभिक्रिया में प्रकाश का प्रयोग डायरेक्टली नहीं हुआ है, इसलिए इसको हम अप्रकाशिक अभिक्रिया या बेटा इसको हम डार्क रिएक्शन भी कहते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि क्लोरोप्लास्ट कार्य के आधार पर दो भागों में बटा हुआ है। एक भाग के द्वारा सूर्य के प्रकाश को अवशोषित किया जाता है और दूसरे भाग के द्वारा अवशोषित प्रकाश से बने हुए NADP2H और ATP को CO2 से एंजाइम की उपस्थिति में क्रिया करा करके स्टार्च बनाया जाता है। तो ओवरऑल यहां पर हम एक बात निष्कर्ष पर पहुंचे कि फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया है ये वास्तव में दो स्टेप में कंप्लीट होती है। पहले को हम फोटोलाइट रिएक्शन कहते हैं और दूसरे को हम डार्क रिएक्शन कहते हैं। पहले का जो मेन प्रोडक्ट होता है वो NADP2H ATP होता है और दूसरे का जो मेन प्रोडक्ट होता है वो स्टार्च होता है। अब बात अभी ये बाकी है कि आखिर इस सूर्य के प्रकाश की किरणों को किसने लिया, किसने इन सूर्य के प्रकाश की किरणों को अवशोषित किया। आंसर है इसका फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, प्रकाश संश्लेषी वर्णकों के द्वारा इस सूर्य के प्रकाश से आने वाली एनर्जी को लिया गया। चलिए अब हम लोग बात करेंगे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की। अब देखो बात चल रही है कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्या होते हैं, क्योंकि शुरू में ही हमने आपको बेटा बताया कि मुख्य रूप से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के द्वारा कंप्लीट की जाती है। सर अभी तक तो बताया नहीं पाया कहां जाता है। आपने क्लोरोप्लास्ट की बात कर ली, केराटिनॉइड्स की बात कर ली, सॉरी थैलेकॉइड्स की बात की, थैलेकॉइड्स की बात कर ली, सबकी बात कर ली, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की बात नहीं की, जानबूझ के नहीं की। अभी बताता हूं, सीरियल में चलते हैं बेटा हम लोग। तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट ऐसे रासायनिक पदार्थ हैं, कैसे, जो सूर्य की विभिन्न तरंग दैर्ध्य वाली प्रकाश की किरणों को अवशोषित करते हैं। इज एन स्पेसिफिक केमिकल सब्सटेंस they have ability to absorb light at specific wavelength। प्रकाश संश्लेषण के दौरान सूर्य के प्रकाश की विभिन्न तरंग दैर्ध्य वाली प्रकाश की किरणों को अवशोषित करते हैं और अवशोषित करने के बाद इस प्रकाशिक ऊर्जा को इस रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। किस रासायनिक ऊर्जा में बेटा? एटीपी और NADP2H में बदल देते हैं। फिर से किसी ने पूछा कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स क्या है, पर्णहरित वर्णक किसे कहते हैं? पर्णहरित वर्णक क्लोरोप्लास्ट में
पाए जाने वाले विशिष्ट प्रकार की ऐसी रचनाएं हैं जो सूर्य के प्रकाश की विभिन्न वेवलेंथ वाली प्रकाश की किरणों को अवशोषित करते हैं और उसे रासायनिक पदार्थों में बदलते हैं अथवा प्रकाशिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में चेंज करते हैं। क्लियर हुआ? चलिए अब बात करते हैं आगे कि ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट आखिर होते कहां पे हैं। देखो, जब क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन ऑफ लीफ पिगमेंट के द्वारा देखा गया तो जो भी कलर है वो इन 4 प्रकार के पिगमेंट्स के कारण होता है। अगेन, a chromatographic separation of leaf pigments so that the color of leaves is due to 4 pigments। किसी पत्ती में दिखने वाले जो रंग है वो रंग इन 4 प्रकार के वर्णकों के कारण होते हैं। बात को हम आगे बढ़ाएं इससे पहले तुमको ये बता दें जरा ये होते कहां पे हैं, इस पर भी चर्चा हो जाए थोड़ी सी। अब जैसे बेटा हम मान लें कि ये हमारा एक थैलेक्वाइड्स है, ऐसे ये थैलेक्वाइड्स है, थैलेक्वाइड्स ऐसा ही होता है। इस थैलेक्वाइड्स में अगर आप ये देख रहे हो कि 2 झिल्लियां हैं तो नहीं, ये एक ही झिल्ली है और इसीलिए इसको हम थर्ड मेम्ब्रेनस सिस्टम कहते हैं। ये आउटर सरफेस है, ये इनर सरफेस है। तो इसकी आउटर सरफेस पर यहां पर इस जगह पर एक पीएस फर्स्ट, फोटो सिस्टम फर्स्ट, और इसके आंतरिक झिल्ली पर यहां पर एक ये पीएस सेकेंड नामक रचनाएं पाई जाती है। पीएस फर्स्ट और पीएस सेकेंड कहां पे पाई जा रही? थैलेक्वाइड्स में। कहां पे पाई जा रही? ये जो पूरा स्ट्रक्चर आप देख रहे हो इसे हम कहते हैं थैलाक्वाइड्स। थैलाक्वाइड्स अभी बताया था मैंने, स्टोमा में पड़ी हुई रचनाएं होती हैं सिक्के के समान। प्रत्येक थैलेक्वाइड्स के, इसे थर्ड मेम्ब्रेनस सिस्टम भी कहते हैं। इसकी बाहरी झिल्ली की बाहरी सतह पर पीएस फर्स्ट और आंतरिक झिल्ली पर पीएस सेकेंड नाम की रचनाएं पाई जाती है। फोटो सिस्टम फर्स्ट, फोटो सिस्टम सेकेंड या प्रकाश कर्म 1, प्रकाश कर्म 2, 3। इसके अंदर, यहां पर इसके अंदर ये हमारे फोटोसिंथेटिक वर्णक होते हैं। कहां पर? इन पीएस फर्स्ट और सेकेंड के अंदर। ये है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, यहां पर पाए जाते हैं किसी क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में स्ट्रोमा, स्ट्रोमा में झिल्ली के समान संरचना थैलेक्वाइड्स। थैलेक्वाइड झिल्ली के बाहरी और आंतरिक सतह पर प्रकाश कर्म 1 और 2 और उसके अंदर उपस्थित होते हैं हमारे प्रकाश संश्लेषी वर्णक। अब इन प्रकाश संश्लेषी वर्णकों की बात करें तो फिर वापस चले वहां पर कि मैंने क्या कहा था कि अगर क्रोमेटोग्राफी के द्वारा किसी पत्ती में कलर का अध्ययन किया जाता तो पता चलता है किसी भी पत्ती में पाए जाने वाले जितने भी कलर हैं वो मुख्य रूप से 4 प्रकार के वर्णकों या 4 प्रकार के पिगमेंट्स के कारण होते हैं। इसमें से 4 प्रकार के वर्णकों में सबसे पहला वर्णक हमारा है यहां पर क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए, यहीं पे ये जो ऊपर देखा है ना ये वर्णक पाए जा रहे हैं, इनमें से एक होता है क्लोरोफिल ए, दूसरा होता है क्लोरोफिल बी, तीसरा बेटा होता है यहां पर ज़ैंथोफिल्स, और चौथा होता है बेटा यहां पर कैरोटीन। तो ये 4 प्रकार के पिगमेंट्स होते हैं। इन 4 प्रकार के पिगमेंट्स के कारण किसी भी पत्ती में उसके कलर दिखाई देते हैं। अब यहां पर बात समझने वाली ये है कि कौन सा पिगमेंट कौन सा कलर देता है।
क्रोमेटोग्राफी पर अगर देखा जाए तो क्लोरोफिल ए जो है ये ब्राइट और ब्लू ग्रीन इन द क्रोमेटोग्राम दूसरा, अगर हम क्लोरोफिल बी की बात करें तो येलो ग्रीन, ज़ैंथोफिल की बात करें तो येलो, और कैरोटीन की बात करें तो येलो टू ऑरेंज, येलो टू येलो ऑरेंज। तो जितने भी पौधों में कलर आपको दिखाई देते हैं इन्हीं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के कारण होते हैं, जो कैरोटीनॉइड्स में उपस्थित होते हैं। और ये 4 प्रकार के होते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल और कैरोटीन। क्रोमेटोग्राफ पर जब इनका कलर का स्टडी किया गया तो क्लोरोफिल ए हमेशा ब्राइट ब्लू ग्रीन कलर देता है, जबकि क्लोरोफिल का रंग येलो ग्रीन यानी पीला हरा होता है। ज़ैंथोफिल पीले रंग का होता है। कैरोटीन जो होता है वो पीला या पीले से लेकर ऑरेंज कलर तक हो सकता है। अब बेटा इसमें से अगर बात करें हम तो जो क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल ए इज द प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। चार प्रकार के थे, इनमें से प्रकाश संश्लेषण में सबसे मुख्य वर्णक कौन होता है? क्लोरोफिल ए होता है। क्यों होता है इस पर अभी हम बात करेंगे कि यहां पर क्लोरोफिल ए को मेन प्राइमरी पिगमेंट्स क्यों कहा जाता है। तो क्लोरोफिल पिगमेंट्स के बारे में बात कर रहे थे अभी हम लोग कि क्लोरोफिल ए जो है वो मेन पिगमेंट है। और यहां पर जो हम बात करेंगे अब, क्लोरोफिल जब आप देखोगे तो आपको ऐसे दिखेगा इस तरीके से। क्लोरोफिल पिगमेंट्स का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है? मेढक के टैडपोल के आकार का होता है। क्लोरोफिल हैज टैडपोल लाइक स्ट्रक्चर और प्रत्येक क्लोरोफिल ए, जैसा कि मैं बता रहा था कि मेन प्राइमरी पिगमेंट सिस्टम है। और क्लोरोफिल का बेटा जो स्ट्रक्चर होता है वो टैडपोल के आकार का होता है। टैडपोल कौन है? फ्रॉग के लार्वा को कहते हैं टैडपोल। अब इसमें हम देखें अगर तो एक पोरफायरिन ये हेड होता है और दूसरा इसमें फाइटॉल की टेल होती है। क्लोरोफिल ए के अलावा कौन कौन था? क्लोरोफिल ए था, क्लोरोफिल बी था, ज़ैंथोफिल था, कैरोटीनॉइड्स था। अभी क्या बोला मैंने कि क्लोरोफिल ए इज द प्राइमरी पिगमेंट सिस्टम। तो बाकी क्या है फिर? अगर हम बाकी की बात करें तो बाकी क्या है? बाकी है बेटा एसेसरी पिगमेंट्स। ऑल पिगमेंट्स अदर देन क्लोरोफिल ए आर कॉल्ड एसेसरी पिगमेंट्स। क्लोरोफिल के अलावा जितने भी वर्णक बचे, कौन कौन बचा? कैरोटीन बचा, ज़ैंथोफिल बचा, क्लोरोफिल बी बचा, ये सभी क्या है? ये सब के सब सहायक वर्णक हैं। ये सब के सब एसेसरी पिगमेंट्स हैं। अब एसेसरी पिगमेंट्स क्यों इन्हें कहा जाता है इसको जरा देखेंगे तो दीज हैव टू मेजर रोल इन फोटोसिंथेसिस। ये प्रकाश संश्लेषण में अपने 2 कार्यों की प्रस्तुति करते हैं। पहला, यूज एज एन एंटीना मॉलिक्यूल और सील्ड पिगमेंट्स। अभी मैं इसको आपको बताता हूं कि इन दोनों का मतलब क्या है। जैसे बेटा हम मान लें कि ये एक क्लोरोफिल ए है और इसके चारों तरफ
ये क्लोरोफिल बी है, फिर उसके चारों तरफ ये कैरोटीन है, ऐसे। फिर और कोई पिगमेंट्स है इस प्रकार से, ऐसे। ये मान लेते कोई और पिगमेंट्स है इस प्रकार से, ऐसे। अब इसमें दो बातें आप समझिए। ये है क्लोरोफिल ए, ये है क्लोरोफिल ए। बाकी जितने ये वाले दिख रहे हैं, इनको हम कहते हैं एसेसरी पिगमेंट्स, ऐसे। क्यों कहते हैं ऐसे इनको? इनके कहने का कारण यह है कि विभिन्न प्रकार की आने वाली प्रकाश की किरणों को ये लोग एब्जॉर्ब करते हैं, अलग अलग वेवलेंथ वाली प्रकाश की किरणों को एब्जॉर्ब करते हैं। क्लोरोफिल बी अलग करता है, ज़ैंथोफिल अलग करता है, कैरोटीन अलग करता है। फिर ये सभी पूरी फोटोलाइट एनर्जी को फाइनली क्लोरोफिल ए को दे देते हैं, ऐसे। और क्लोरोफिल ए रिएक्शन को इलेक्ट्रॉन निकाल करके रिएक्शन को स्टार्ट करता है। इसलिए क्लोरोफिल ए को मेन पिगमेंट्स और बाकी जितने होते हैं उनको हम कहते हैं क्या? एंटीना मॉलिक्यूल। चूंकि ये एंटीना की तरह विभिन्न तरंग दैर्ध्य वाली प्रकाश की किरणों को अलग अलग अवशोषित करके क्लोरोफिल ए को सप्लाई करते हैं। क्लियर हो गई बात? दूसरा था शील्ड पिगमेंट्स। शील्ड का मतलब क्या होता है? शील्ड पिगमेंट्स, शील्ड कहते हैं बेटा ढाल को। ढाल क्या होता है? जो योद्धा लोग रखते थे ऐसे ऐसे तलवार के साथ, एक हाथ में तलवार एक हाथ में ढाल रखते थे, उसको कहते हैं। अब लगातार किसी पत्ती के ऊपर जब सूर्य का प्रकाश गिरता है तो फोटो ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए, प्रकाश से पत्ती नष्ट ना हो जाए, ओवर हॉट ना हो जाए, अधिक गर्म ना हो जाए, इससे बचाने का काम भी इनके द्वारा किया जाता है। और ये खास करके काम कौन करता है? कैरोटीनॉइड्स। तो कैरोटीनॉइड्स को हम कहते हैं शील्ड पिगमेंट्स। क्लियर हो गई बात? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट ऐसे पदार्थ हैं जो सूर्य के प्रकाश की किरणों को अवशोषित करके प्रकाशिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। मोटी मोटी बातें दोबारा सुनो। ये थैलेकॉइड्स मेम्ब्रेन पर पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड के रूप में पाए जाते हैं। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो होते हैं वो चार प्रकार के हैं: क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल और कैरोटीन। इनमें से जो क्लोरोफिल ए है इसको मेन पिगमेंट्स कहते हैं, चूंकि ये रिएक्शन को स्टार्ट करता है। अदर जितने होते हैं उनको सहायक वर्णक या एसेसरी पिगमेंट्स कहा जाता है। चूंकि ये विभिन्न प्रकार की प्रकाश की तरंग दैर्ध्य वाली प्रकाश की किरणों को अवशोषित करके उनमें से प्रकाशिक ऊर्जा को क्लोरोफिल ए को सप्लाई करते हैं, इसलिए कुछ जगह पर या कुछ लोगों के द्वारा इनको एंटीना मॉलिक्यूल भी कहते हैं। इसके अतिरिक्त कैरोटीन जो होता है ये लीफ को फोटो ऑक्सीडेशन से प्रिवेंट कराता है, बचाता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? इसको हम लोग शील्ड पिगमेंट्स भी कहते हैं। तो आज की जानकारी थी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रकाश संश्लेषी वर्णकों में होती है। फिर मिलते हैं एक नई क्लास में एक्शन स्पेक्ट्रम, फोटो स्पेक्ट्रम के साथ। बाय बाय बच्चों।